हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि सितंबर 2024 की है। इसमें देखा जाए तो अभी तक हमारे 5 मेजर टॉपिक इसके कंप्लीट हो गए। पहले टॉपिक के अंतर्गत आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, दूसरे में आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तीसरे में अर्थव्यवस्था, चौथे टॉपिक में आता है आपका सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक और पांचवें में आपका पर्यावरण का टॉपिक कंप्लीट किया गया। आज जो हमारा टॉपिक है वह 6 नंबर का है, सामाजिक मुद्दे। तो सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। कि सोशल इश्यू में जैसे कि आपका धरती आबा, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद आता है आपका बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी। संक्षिप्त सुर्खियां आती है जैसे कि समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव का होना, एनपीएस वात्सल्य योजना, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख आज के टॉपिक है। इन आज के टॉपिक के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। इस टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि आपको जो वन लाइनर वाली विजन आईएएस की सीरीज शुरू करने का बात कहा गया था, तो उसमें अक्टूबर का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। पार्ट सेकंड है वो जल्दी ही आएगा, तो आपका पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंतर्गत ही कंप्लीट होगा। फिर इसी तरीके से आपका जैसा भी रहता है तो उस अकॉर्डिंग आपके प्रत्येक मंथ के कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अभी ये आपका डिटेल में होगा, क्योंकि ये आपका प्री मेंस दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू है ध्यान रखते हुए ये आपका शुरू किया गया है। तो इसमें आपका जो सोशल इशू ये कंप्लीट कराया जाएगा, तो इसमें डिटेल में होगा। इसके पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा कुछ करंट अफेयर की एक और सीरीज चलाई गई है, जिसमें क्विज मोड में यानी कि आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ एक सीरीज दी गई है, जो आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसके लिए आई है। बट आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसमें किस तरीके के बनते हैं उसमें एक प्रारूप बताया गया है, साथ ही में आपका प्रैक्टिस सेशन के पर्पज से। तो अभी इसका लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इसके आगे का लेक्चर जिस तरीके से आपका डेली एग्जाम जैसे बीपीएससी का एग्जाम हुआ, यूपीसीएस का एग्जाम हुआ, तो इसके पहले ही आपको ये सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आप करंट अफेयर का यहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो आपके और भी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, साथ ही साथ आपको कुछ और नए डायमेंशन भी देखने को मिलते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक की। टॉपिक में आता है हमारा सामाजिक मुद्दे यानी कि सोशल इशू। सोशल इशू में बात की जाए तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में बात करता है। तो इस अभियान के बारे में जान लेते हैं कि अभियान आखिर होता क्या है। अभियान आखिर होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, क्या इसकी मेन पृष्ठभूमि रही हो, क्या इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है, जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया हुआ है। यह जो एक तरीके से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के रूप में इसे जाना जाता है और भारत में जनजातीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के संदर्भ में होता है। इसमें आता है जैसे कि जनसंख्या की स्थिति और मानव पूंजी स्थिति के बारे में बात करता है। जनसंख्या जो एक तरीके से 2011 की जनगणना के अनुसार ये आबादी 10.45 करोड़ यानी कि 8.6% है, और जो कि विशेष रूप से 75 जनजातीय समूह इसमें शामिल है। ज्यादातर दूर दराज के और दुर्गम क्षेत्रों में यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जनसंख्या की स्थिति है। फिर आते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में कि इसमें 2/3 से ज्यादा जनजातीय लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर अनुसूचित जनजातियों की जो आबादी है वो 40.6% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में 44% ग्रामीण परिवारों के लिए अब नल जल कनेक्शन नहीं रहा। जनसांख्यिकी जैसे कि जनसंख्या का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण और पहाड़ी और वन क्षेत्रों में निवास करता है। प्रजनन क्षमता जो है वह एक तरीके से घट रही है। इसमें कुल प्रजनन दर 2.5 है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर की जो दर के ये 2.1 के करीब है। लिंगानुपात देखा जाए तो जनजातीय समुदायों में लिंगानुपात 1000 अनुपात 990 है, और इस तरह से अनुसूचित जनजातियों के बीच लिंगानुपात अखिल भारतीय औसत का 933 से बेहतर है। बाल लिंगानुपात आता है जो 2001 के 972 से घटकर 2011 में 957 हो गया है। इसके अंतर्गत स्थितियां देखने को मिलती है जो कि आपके जनसांख्यिकी स्थिति को बताती है। मानव पूंजी के संदर्भ में जैसे कि शिक्षा के संदर्भ में आता है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति आबादी की साक्षरता दर बढ़कर 72.1% हो गई, और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 35% लोग ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हुई है, जबकि 2% से कम लोगों ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की हुई है। इसके अंतर्गत आता है सकल नामांकन अनुपात में बताया गया है, जैसे कि उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 2013-14 में 91.3 से बढ़कर 2021-22 में 98 हो गया है, और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर 2014-15 में 13.7 से बढ़कर 2020-21 में 18.9 हो गया है। तो इस तरीके से ये सकल नामांकन के बारे में बताया गया है।
स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लोगों की जीवन प्रत्याशा 63.9 वर्ष है, जबकि औसत आबादी की जीवन प्रत्याशा 67 वर्ष है, दी गई है। कम वजन का प्रतिशत 5 वर्ष से कम आयु में 2005-6 में 54.5 जो था घटकर 2015-16 में 45.3 हो गया है। संस्थागत प्रसव में बात की जाए तो यह 2005-6 में 17.7% से बढ़कर 2019-21 में 82.3% हो गया है। शिशु मृत्यु दर 2005-6 से 62.1 से घटकर 2019-21 में 41.6 हो गई है। बीमारियों का तहरा बोझ देखने को मिला है, जैसे कि कुपोषण, मलेरिया, टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों, कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां और विशेष रूप से नशे की लत आदि देखी जा रही है। कुपोषण के बारे में देखा जाए तो NFHS4 में ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन की व्यापकता यानी कि 43.8%, 27.4%, 45.3% थी, जो कि NFHS5 में क्रमशः 40.9%, 23.2% और 39.5% इसके अंतर्गत हो गई। टीबी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अनुमानित रूप से प्रति 1 लाख आबादी में टीबी के 703 मामले थे, जो कि जबकि गैर जनजातीय आबादी में इसके 256 मामले रहे। आनुवांशिक विकार में जो रहा है कि प्रत्येक 86 जन्मों में एक सिकल सेल एनीमिया रोग पाया गया और अन्य प्रचलित आनुवांशिक विकारों में थैलेसीमिया और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेसिस की कमी भी इसके अंतर्गत शामिल है, जो एक तरीके से आता है। बुनियादी ढांचा जो है वह 31 मार्च 2015 तक अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के 6,796 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 1,267 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 909 स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी इसके अंतर्गत देखी गई है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें मानव पूंजी की स्थिति और जनसांख्यिकी की स्थिति को दिखाया गया है। तो आपको इसमें जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना है, वो रखना है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस लिए चलाया गया और ये किससे संबंधित है। तो इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया गया और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपोर्टेंट होता है। और ये आपका जनजातीय का डेटा दिया गया है, जिसमें आपका जनसंख्या से रिलेटेड डेटा जो है, इसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये और आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेन डेटा है जो आपको अकेला याद रख लेना है, जैसे कि आपका ये जो जनजातियों की आबादी कितनी है, आपने जनगणना पढ़ी होगी तो आपको याद ही होगा कि 8.6% है और जो 75 यहाँ पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय लोग इसमें शामिल है और इसमें 2/3 से ज्यादा जनजातीय लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं और 46 आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और इसकी पहुंच की जो कमी है वह 44% ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं है और इसमें 90% हिस्सा जो है ग्रामीण पहाड़ी वन क्षेत्रों का है। प्रजनन दर घट रही है जिसमें एक रेशियो 2.5 है, लेकिन इसकी प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 दिखाई गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें एक ओवरऑल डेटा को दिया गया है। अब आती है योजना की प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि इस योजना के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। जैसे कि इसका उद्देश्य जो है जनजातीय बहुल गांवों आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों तक सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अलग अलग योजनाओं की एकीकरण, लोगों तक पहुंच तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में अंतराल को समाप्त करने की परिकल्पना की गई और इसका उद्देश्य जो है पीएम जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान से प्राप्त सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है, इसके अंतर्गत होता है। इसका वित्त पोषण यानी कि कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 56,333 करोड़ और राज्यों का योगदान 22,823 करोड़ है। कवरेज के बारे में देखा जाए तो इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी के लाभ होगा। 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जनजातीय बहुल गांवों में 549 जिलों और 2,740 ब्लॉक्स को शामिल किया गया। मिशन के घटक जैसे 25 योजनाएं इसमें शामिल है, 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों की विकास कार्य योजना के तहत मंत्रालयों को धन आवंटित किया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। मैपिंग और निगरानी में देखा जाए तो इस अभियान में शामिल जनजातीय आबादी वाले गाँव का मानचित्रण किया जाता है और पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से उसकी निगरानी की जाएगी। तो ये मैपिंग और निगरानी के संदर्भ में। मिशन के तहत कुछ लक्ष्य आते हैं, जैसे कि लक्ष्य फर्स्ट जो कि सक्षमकारी बुनियादी ढांचे का विकास करना है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसे पात्र परिवारों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ साथ पक्का घर है कि इसमें अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलेगा, जिसमें नल से जल यानी कि जल जीवन मिशन और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता शामिल होगी। अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड यानी कि पीएम जन आरोग्य योजना तक इसकी पहुंच होगी और गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाए तो हर मौसम में सड़क संपर्क योजना इसमें सुनिश्चित की जाएगी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसमें आएगी।
मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे कि भारत नेट और इंटरनेट तक इसकी पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचा जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा और पोषण से संबंधित है तो इसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य सेकंड जो है आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है जैसे कि कौशल विकास, उद्यमिता, संवर्धन और उन्नत आजीविका इसके अंतर्गत होता है जो कि स्वरोजगार से संबंधित है। प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित लड़कियां लड़कियों को हर साल 10 से 12वीं कक्षा के दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित हो सही कि इसके अंतर्गत आता है। लक्ष्य 3 जो है, वह अच्छी शिक्षा तक पहुँच का सार्वभौमिकीकरण करना है, जिसमें सकल नामांकन अनुपात जो है बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया है, जिसमें जिला या ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में जनजातीय छात्रावासों की स्थापना करके जनजातीय छात्रों के लिए सस्ती और सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और लक्ष्य 4 जो है एक तरीके से स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था से संबंधित है, जिसमें जनजाति के परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना है और शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी कर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना है। जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र 10 किलोमीटर यानी कि मैदानी क्षेत्रों और 5 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक दूर है, वहां मोबाइल चिकित्सा यूनिट्स के माध्यम से टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में। जैसे पहली योजना आती है ट्राइबल होम स्टे के बारे में, कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1000 होम स्टे को बढ़ावा दिया गया। इसमें एक गांव में 5 से 10 होम स्टे के निर्माण के लिए जनजातीय परिवारों और उन गांवों को धन मुहैया कराया जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है वन अधिकार धारकों की स्थायी आजीविका, जिस मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 22 लाख है पट्टा धारकों पर कई मंत्रालयों की अलग अलग योजनाओं को एकीकृत लाभ उन्हें प्रदान किया गया। इन हस्तक्षेपों के उद्देश्य में वन अधिकारों को मान्यता देने और सुरक्षित करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। सरकारी आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य पीएम श्री विद्यालय की तर्ज पर आश्रम विद्यालय, छात्रावासों, जनजातीय विद्यालय और सरकारी आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। स्किल सेल रोग के निदान के लिए उन्नत सुविधाएं प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में देखा जाए तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के साथ साथ उन राज्यों में प्रमुख संस्थानों में सक्षमता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां स्किल सेल रोग ज्यादा प्रभावित है। जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र के बारे में इसके अंतर्गत देखा जाए तो जनजातीय समुदाय के लिए उत्पादों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को जनजातीय उपज खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए 100 टीएमएमसी स्थापित किए जाएंगे। जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास की अन्य पहले जैसे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य वन परंपरागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 दिया गया है, जिसमें वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें वन अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया। शिक्षा जैसे कि इसमें आवासीय स्कूली शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान में 401 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1.2 लाख से अधिक छात्र इसमें नामांकित हैं। आर्थिक सशक्तिकरण जो है वह लघु वन उपजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया गया और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता प्रदान करता है। और इसके तरह देखा जाए तो इसमें 3,958 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए। बुनियादी ढांचे का विकास जो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य परिणाम में सुधार पर बल दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनजातीय आबादी को प्रभावित करने वाले स्किल रोग सहित हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित विकारों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किया गया है। पीएमजीयू जी1 के तहत देखा जाए तो इसमें बुनियादी ढांचे में विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का पहुंच पर केंद्रित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जो कि निष्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं स्वच्छ भारत मिशन। तो हाल ही में देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो गए। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखा जाए तो इसमें 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस 2024 मनाया गया। यह जो है वह स्वच्छता, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता की थीम पर रहा है, जिसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। तो ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये 2014 में शुरू किया गया था, 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देखा जाए तो इसकी जो थीम है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता रही है। इसके 3 स्तंभ रहे हैं, जैसे कि स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा, शिविर आदि। स्वच्छता की भागीदारी जैसे कि स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, जागरूकता, सहयोग को बढ़ावा देना। संपूर्ण स्वच्छता में कि पहुंचने में कठिनाई वाले गंदे स्थानों जैसे कि स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों के लक्षित करके मेगा सफाई का अभियान को बढ़ावा देना। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सफाई कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए सिंगल विंडो सर्विस सुरक्षा मान्यता शिविर की स्थापना करना है, इसके अंतर्गत आता है।
अब इसमें एक डेटा बैंक दिया गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख उपलब्धियां हैं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो इसके अंतर्गत डेटा को एक देख लेते हैं जैसे कि आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र में क्या इसकी स्थिति रही, ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके की स्थिति रही, तो इसका समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए या फिर इसके बारे में बताइए या कंपेरिजन कीजिए। तो इस तरीके के आपके पेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 11 करोड़ से भी अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। 5.5 लाख से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 63 लाख से अधिक घरों का शौचालय बनाए गए और 1,429 शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया जा चुका है। तो इसके अंतर्गत एक डेटा बैंक को देखा जाए तो इसकी प्रमुख उपलब्धियों में आता है। अब आते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करना, प्राप्त करना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने में प्रयासों में तेजी लाना। इस मिशन के 2 उप मिशन है जैसे कि 2 केंद्र प्रायोजित योजना है। पहली तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरी आती है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। जो ग्रामीण है वह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित है जिसमें सतत स्वच्छ भारत मिशन के चरण सेकंड को 2020-21 से 2024-25 में लागू किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी में देखा जाए तो यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत संचालित है जिसमें चरण सेकंड के अंतर्गत इसे 2026 तक लागू है और इसके तहत समग्र सरकार दृष्टिकोण को अपनाया गया है। एसबीएम के इम्पोर्टेंस जैसे कि इस योजना में भोजन भारत में जल सैनिटेशन स्वच्छता में सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य सामाजिक पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इसके अंतर्गत आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत समग्र सरकार दृष्टिकोण जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण। इसमें प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक एसबीएमजी मापदंडों और राज्यों और जिलों के प्रदर्शन को रैंक प्रदान करने के लिए 2008 में आयोजित किया गया। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल जैसे कि 100 प्रतिष्ठित धरोहर धार्मिक या सांस्कृतिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया गया। चैलेंज फंड जैसे कि स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर के मानदंडों को पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मल गाद यानी कि मानव अपशिष्ट की सुरक्षित निपटान के लिए सुनिश्चित करता है। कचरा मुक्त शहर जैसे स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जो कि शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धी और मिशन मोड भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन कोष जो कि वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित यह कोष सार्वजनिक क्षेत्र कॉर्पोरेट और व्यक्तियों को फंड में योगदान करने में मदद करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्वच्छ भारत मिशन में शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत जो सरकार के दृष्टिकोण है इनको ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, उनके दृष्टिकोण को बताया गया है। अब आते हैं हम आगे की ओर जिसमें एक परिवर्तनकारी भूमिका जैसे कि स्वास्थ्य सामाजिक पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने में क्या रही है इसके बारे में जान लेते हैं कि मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सुधार के अंतर्गत देखा जाए तो एसपीएम के तहत निर्मित 30% से अधिक शौचालय वाले जिलों में शिशु मृत्यु दर 5.3% कमी आई है। साथ ही 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है वह 6.8% की कमी दर्ज की गई है। खुले में शौच जल एवं खाद्य प्रदूषण स्रोत रहा है जिसमें में शौच को रोककर हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जान बचाई गई है। शिशु मृत्यु दर जो है अभी प्रेजेंट में जो होती है वो एक तरीके से शिशु मृत्यु दर की जैसे आपसे डेफिनेशन पूछ ले जाए एक लाइन में तो शिशु मृत्यु दर जो है वह 1,000 जीवित जन्मों में एक वर्ष में कम आयु के बच्चों की होने वाली मृत्यु की संख्या है। मतलब कि 1,000 जीवित जन्मों पर जो एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली मृत्यु की संख्या होती है उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अब आते हैं रोग की ओर कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया और 3 लाख मौतें कम हुई हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो खुले में शौच से मुक्त नहीं है वहाँ बच्चों में बेस्टिंग यानी दुबलापन के मामले में 58% रही है। छात्रों का नामांकन जो है वह सैनिटेशन और स्वच्छता की खराब सुविधा है, खासकर छात्राओं की उपस्थिति नामांकन पर प्रतिकूल असर डालती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी जैसे कि यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छता सुविधाओं का बेहतर पहुंच 93% महिलाओं को हर घर घर पर सुरक्षित महसूस करने के लिए एक बड़ा कारण बना है। स्वास्थ्य व्यय में कमी से बचत देखने को मिली है। आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया गया है, पर्यावरण में सुधार देखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य सामाजिक पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने में सफल क्यों रहा है जैसे कि इसके नए दृष्टिकोण रहे थे कि इसमें शौचालय निर्माण को सामुदायिक सहभागिता के साथ जोड़ा गया है और इसमें आईईसी में बड़े निवेश के लिए ताकि व्यवहार में बदलाव लाया जा सके इसके निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है जिससे इसके तय सरकारी अधिकारों फ्रंटलाइन कर्मचारियों स्वयंसेवकों समुदाय के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश किया गया है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संयंत्रों पुनर्चक्रण केंद्रों के साथ अपशिष्ट पृथक्करण संग्रहण परिवहन निपटान प्रणालियों की भी स्थापना की गई। नागरिक जुड़ाव निगरानी के लिए मोबाइल और वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण सर्वेक्षता सर्वेक्षण के माध्यम से प्रगति का आकलन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुद्दे जैसे कि
पहला आता है व्यवहार में बदलाव की चुनौती, बुनियादी ढांचे की कमी होना, जल की उपलब्धता होना, वित्त पोषण होना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की अनुसून चुनौती इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना, मानक बुनियादी ढांचे का निर्माण देखने को मिलता है, पानी की उपलब्धता, विश्वसनीय डेटा तक पहुंच और अव्ययित शेष राशि का उपयोग करना, केंद्र सरकार के हिस्से का समयबद्ध आवंटन करना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दी हुई है। योजना के विस्तार से संबंधित विवरण जैसे कि इसका पात्रता मानदंड जो है वह 70 वर्षीय या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना के पात्र होंगे, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। इस योजना में लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। दिए गए लाभ में जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 5 लाख रुपए के परिवार आधारित स्वास्थ्य कवर मिलेगा और इसमें पीएम एबीपीएमजेएवाई के तहत शामिल किया गया और अपने परिवार के मौजूदा कवर से अलग सालाना 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप मिलेगा। आसान एक्सेस जैसे कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अलग से कार्ड जारी किया जाएगा और इसकी विशेषताओं में आता है जैसे कि यहाँ पर पीएमजेएवाई को चुन सकते हैं जो अन्य लोग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का जो लाभ उठा रहे वरिष्ठ नागरिक हैं और निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारियों की बीमा योजनाओं के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक भी इसका लाभ उठाने के लिए पात्र होते हैं। आखिर इसकी आवश्यकता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्यों है इसके बारे में जैसे कि बढ़ती जनसंख्या कि 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आबादी के 2001 में भारत की जनसंख्या का 2.8% है जो कि 2021 में बढ़कर 4.3% हो गया और 2031 तक इसे दुगनी होने की संभावना व्यक्त की गई। बुजुर्ग आबादी के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र जैसे कि बुजुर्ग आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1/5 हिस्से को ही स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता है और परिवार के पर निर्भर जैसे कि लगभग 70% बुजुर्ग व्यक्ति रोजमर्रा के भरण पोषण के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों पर निर्भर है तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं आयुष्मान भारत अभियान यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 के बारे में। तो इस योजना के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं? पहला तो ये कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। योजना का प्रकार जो है वह एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि इसकी शुरुआती समय जो देखा जाए तो इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को इसमें शामिल किया गया। इसका उद्देश्य जो है गरीबी और कमजोर समूहों को गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में अधिक खर्चे से उत्पन्न होने वाली वित्तीय बोझ को कम करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त कराने में इनका एक उद्देश्य है। इसका लक्ष्य जो है 12 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। इसमें आबादी के सबसे गरीब 40% लोगों को प्राथमिकता दी गई। इसका वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया गया है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी में जैसे इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह एक तरीके से स्वायत्त निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी इसका कार्यान्वयन करते हैं या जिला स्तर पर जिसका कार्यान्वयन जिला कार्यान्वयन समिति या इकाई के द्वारा किया जाता है। इसमें लाभार्थी जैसे कि सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना 2011 के माध्यम से पहचाने गए परिवार इसके लाभार्थी होते हैं। अब आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख घटक के बारे में कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के बारे में किसमें 1,50,000 आयुष्मान आयोग के मंदिरों की स्थापना की जाएगी जिसमें पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और उद्देश्य लोगों को ऐसी व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है जो कि सार्वभौमिक रूप से निःशुल्क हो। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा गैर संचारी रोगों पेलिएटिव और रिहेबिलिटेशन स्वास्थ्य सेवाओं ओरल नेत्र ईएनटी देखभाल मानसिक स्वास्थ्य आदि के लिए एक्सटेंडेड सर्विसेज प्रदान करने की कल्पना की गई है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जो कि द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 5 लाख रुपए या परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा जिसके तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक खर्च को भी कवर किया जाएगा और इसके तहत अस्पताल के भी सभी स्वास्थ्य सेवाएं कैशलेस पेपरलेस रखी गई हैं और इसमें परिवार के आकार व्यक्ति की आयु जेंडर से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया। अब आते हैं एबीपीएमजेएवाई की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच होना जैसे 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए 35 से 30,529 अस्पतालों को सफलतापूर्वक पैनल शामिल किया जाएगा 7.79 करोड़ रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसके स्वास्थ्य खर्चे का बिल भरा जा चुका है। स्वास्थ्य देखभाल में बोझ की कमी देखी गई है जबकि स्वास्थ्य देखभाल पर आउट ऑफ पॉकेट
व्यय में 21% की कमी आई है। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए आपातकालीन ऋणों की घटनाओं में 8% की कमी आई है। स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक समानता देखी गई है कि 49% आयुष्मान कार्ड महिलाओं को जारी किए गए। 3.61 करोड़ महिला रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके स्वास्थ्य खर्चों के लिए बिल भरा जा चुका है। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें मरीजों के इलाज के लिए मिलने वाले भुगतान के कारण जिला अस्पतालों के प्रति $26.1 मिलियन का शुद्ध लाभ हो रहा है और यह वित्तीय प्रोत्साहन रोगियों के प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी प्रमुख चिंताएं, जो कि सीएजी यानी कैग की रिपोर्ट 2023 की रिकॉर्डिंग दिया गया है। केस में पहला आता है लाभार्थी डेटा में बेस में त्रुटियां होना, खराब बुनियादी ढांचा, वित्तीय अनियमितता, कार्यान्वयन में देरी और मास्टर डेटा की अनुपस्थिति इसके अंतर्गत आती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने लाखों लोगों को आवश्यक कवरेज प्रदान करने और चिकित्सा व्यय में जुड़े वित्तीय बोझ को कम करने और स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को काफी अधिक बदल दिया है। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एनएचए द्वारा कुशल सत्यापन प्रक्रिया, बेहतर बुनियादी ढांचा, अस्पतालों के जियो टैगिंग, नियमित सत्यापन जैसे अधिक सक्रिय कदम उठाने होंगे, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है बाल यौन शोषण और एवं दुर्व्यवहार सामग्री के बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री को किसी भी रूप में रखना या देखना लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट में फैसले को पलट दिया है, जिसमें फैसले को पलट दिया, कहा है कि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री एकमात्र भंडारण करना कानून का उल्लंघन नहीं है, जबकि व्यक्तियों में पोर्नोग्राफी उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल ना किया हो गया। सीएसईएएम का भंडारण अपराध है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सामग्री न केवल भौतिक भंडारण बल्कि कंस्ट्रक्टिव नियंत्रण भी प्रपोज को अधिनियम की धारा 15 के तहत आएगा और भले ही व्यक्ति ने सामग्री का सक्रिय रूप से उत्पादन और वितरण ना किया हो। फिर आते हैं दुष्ट इरादा, जैसे कि इसमें सीएसईएएम देखने और बाल यौन शोषण के कृत्य पे कोई अंतर नहीं और भले ही ये दोनों व्यवहारिक रूप से अलग है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीएसईएएम को बच्चों को मौलिक अधिकारों विशेष रूप से सम्मान के साथ जीने का अधिकार उल्लंघन माना है। शब्दावली में बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल, शब्दावली का इस्तेमाल ना करना और इसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल यानी बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। सीएसईएएम के प्रभाव, जैसे कि मानसिक आघात होना, बच्चों का अमानवीकरण होना, सामाजिक प्रभाव होना, आर्थिक प्रभाव इसके अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव में जैसे कि यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, यौन शिक्षा को बढ़ावा जैसे कि आपका यौन शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कानूनी और नैतिक प्रभावों की जानकारी शामिल होना चाहिए। इसमें कार्यक्रम में युवाओं को सहमति और शोषण में स्पष्ट समझ मिलनी चाहिए। और इन कार्यक्रमों में युवाओं को सहमति और कौशल से स्पष्ट समझ मिलनी चाहिए। कोर्ट ने झारखंड के उड़ान कार्यक्रम में सफल यौन शिक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया हुआ है। अब आते हैं इसमें सीमित समिति का गठन करना, सहायता और पुनर्वास होना, युवाओं में समस्यात्मक यौन व्यवहार की शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप होना, सरकार के दायित्व पर जोर देना, सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होता है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में कि इसका उद्देश्य जो है पॉस्को यौन शोषण और दुर्व्यवहार में सभी बच्चों की सुरक्षा और बचाव के उद्देश्य से बनाया गया एक व्यापक कानून है। इस न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के हित और कल्याण के समुचित महत्व दिया जाएगा। इसमें अपराध जो है पोस्को के तहत दंडनीय यौन अपराधों की 3 व्यापक श्रेणियां हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना है और इसमें बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रूप में परिभाषित किया जाता है। 2019 के अधिनियम के अंतर्गत संशोधन किया गया है कि इसमें बच्चों को यौन शोषण या जुड़े यौन अपराध के मामले में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान शामिल किया गया और विशेष न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें विशेष न्यायालय राहत या पुनर्वास के दौरान बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश पारित किया गया। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉस्को मामले में निपटाने में अन्य न्यायालयों की तुलना में अधिक दक्ष है, जिसमें फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए इस टॉपिक के अंत में एक बॉक्स दिया गया, उसको अभी पढ़ेंगे।
बच्चों के लिए एक सुरक्षा के लिए और अन्य उपाय जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत के इसमें 2008 में संशोधन किया गया। इस संशोधन में इस अधिनियम के दायरे में व्यापक बनाया गया और इसमें बच्चों को अपराधों को शामिल किया गया जिसमें प्रति बच्चे सबसे अधिक सुविध होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इसमें 2000 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को रोका गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालकों के इस देखभाल और संरक्षण के अंतर्गत इसमें इसे परिभाषित किया गया है और इसमें यौन का अवैध उद्देश्य दुर्व्यवहार, अत्याचार, शोषण किया गया है, किया जा रहा है या होने की संभावना है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत देखा जाए तो इस अध्याय में 5 महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों, विशेष रूप से यौन अपराधों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय 1990 का अनुसमर्थन करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कोर्ट ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के मात्र भंडारण की अपराध घोषित करने और बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा विस्तार और बाल सुरक्षा कानूनों में मजबूत परिवर्तन करने के लिए रास्ता तैयार किया गया। संबंधित सुर्खियां जैसे कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड कि इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों में और पॉस्को अधिनियम से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोड स्पेशल कोड से अधिक कुशल है। यह कोड जो है 2019 में FTSC योजना बनाई गई जो कि देश भर में और विशेष FTSC और विशेष पॉस्को न्यायालय की स्थापना की जा सकेगी। इससे बलात्कार और पॉस्को अधिनियम के तहत आने वाले मामलों को तुरंत निपटान किया जाएगा। यह एक तरीके से जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई और इसके 2026 तक बढ़ाया गया है। इसमें एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य शामिल हैं। रिपोर्ट के प्रयोग बिंदु जैसे कि 2022 में 83%, 2023 में 94% निपटान दर के साथ FTSC उच्चतम दक्षता का प्रदर्शन किया गया है। अगस्त 2024 में 1023 निर्धारित न्यायालयों में 410 समर्पित पोस्को न्यायालय हैं जो कि कुल मिलाकर 755 FTSC इसमें कार्यरत है। अब आते हैं नेक्स्ट कार्यस्थल पर महिलाओं के और यौन उत्पीड़न के बारे में कि हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की शोषण, यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न जैसे कि इसकी परिभाषा आती है कि किसी भी कार्यस्थल पर अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन संबंध की मांग अथवा यौन प्रकृति के अन्य मौखिक और शारीरिक आचरणों को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 में देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 419 से अधिक मामले, लगभग 35 मामले प्रति माह दर्ज किए गए थे। यौन उत्पीड़न के प्रकार जैसे कि पारंपरिक रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है जिसमें किसी भी लाभ के बदले यौन संबंध क्रिड को संबंधित पदोन्नति, उच्च वेतन आदि से वादे जैसे कार्यस्थल संबंधी वादे को लाभों के बदले में यौन संबंधों की मांग करना शामिल है। कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार इसके अंतर्गत देखा जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के जिम्मेदार कारक जैसे कि पुरुष वर्चस्व के कारण शक्ति असंतुलन, लैंगिक असमानता और रूढ़िवादिता, उच्च पदों पर बैठे लोग ज्यादातर अपने पद का दुरुपयोग कर कानून से बच जाते हैं। जवाबदेही की कमी होना, जागरूकता और शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। कार्यस्थल पर और यौन उत्पीड़न के प्रभाव जैसे कि महिला का पर प्रभाव, करियर में व्यवधान, स्वास्थ्य पर प्रभाव, महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो कि अनुच्छेद 15, 14 और जो समानता के अधिकार के अंतर्गत और अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। कार्यस्थल पर प्रभाव जैसे कि दूषित कार्य संस्कृति का होना, समाज पर प्रभाव और महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी होती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शुरू की गई पहले जैसे कि विशाखा दिशा निर्देश 1997 जिस दिशा निर्देश में का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किए गए हैं। यह जो है वह विशाखा दिशा निर्देश में भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जिसमें निवारण निर्देश रोकथाम अधिनियम 2023 का इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकना और उनका समाधान करना, ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना है। अब आते हैं यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के बारे में यानी कि सी बॉक्स जो एक तरीके से कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2017 में लॉन्च किया गया है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है और भारत ने 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की हुई है। अनेक पहलों के बावजूद यौन उत्पीड़न के जारी रहने के लिए उत्तरदायी कारण जैसे कि बदला लेने के भय के कारण मामले की कम रिपोर्टिंग, आंतरिक सहायक समिति का गठन न होना, अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को सीमित संसाधन, जागरूकता का अभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। पोस अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार करना जैसे कि कंपनियों द्वारा आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना करना सुनिश्चित करने के लिए बिना पूर्व सूचना के ऑडिट करना, अनुपालन करने में विफल रहने वाले संगठनों का सख्त दंड लागू करना है। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होना, सिविल सोसाइटी समूहों के साथ सहयोग, हेमा समिति की सिफारिशें जैसे कि सिनेमा में महिलाओं का चरित्र चित्रण,
लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करना, पुरुषत्व अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना, अस्तित्व को जो है वह निष्क्रियता और मौन होकर पीड़ा सहने वाले चित्रण से अलग करना चाहिए और महिलाओं की सहायता के लिए कल्याण कोष का निर्माण करना होगा, जिसके अंतर्गत प्रसव और स्वास्थ्य और अन्य जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं में सहायता के लिए कल्याण कोष का गठन करना चाहिए। महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह यानी कि लखपति दीदी के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसको जानने के पहले सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक तरीके से स्वैच्छिक और अनौपचारिक संगठन है जो समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये संगठन जो है वह स्वशासित होते हैं और इन पर इनके सदस्यों का ही नियंत्रण होता है और इसमें अधिकतम 20 सदस्य शामिल होते हैं और इसमें सभी सदस्य एक साझे उद्देश्य से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड जारी किया हुआ है। इसमें 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप के विकास के लिए आवश्यक निधि में बढ़ोतरी करना है। रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों में बचत और संस्थागत प्रसव की आदत डालना, बाहर से लिए गए फंड के प्रबंधन और उनकी स्वायत्त संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना और इसके लिए एक स्थायी कोष आता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण की भी वितरित किए हैं, जिसमें 2.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के 25.8 लाख सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। लखपति दीदी की पहल के बारे में जान लेते हैं कि यह पहल जो है एक तरह से कोई अलग योजना नहीं बल्कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई। यह पहल जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लक्ष्य को अंतर्गत आने वाला एक परिणाम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार में कम से कम महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बनाना और उसके आर्थिक गतिविधियों को सहयोग देना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मास्टर, प्रशिक्षकों और सामुदायिक रिसोर्स पर्सन एक पूल बनाना, संभावित लखपति दीदियों की पहचान करना, संभावित लखपति दीदियों की आजीविका योजना संचालित करना, कार्यान्वयन और शुरुआती समर्थन होना, आजीविका रजिस्टर की निगरानी करना और सफलता का उत्सव मनाना है। इसके मानदंड जैसे कि इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य जो कि सदस्यता में कम से कम 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इसमें सामुदायिक निवेश निधि का लाभ उठाया गया है। इसके माध्यम से आजीविका प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को कम से कम 2 आजीविका संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इसमें वित्तीय सहायता जो आती है सदस्यों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और सदस्यों के लिए कि पूंजीगत समर्पित धन होना, जैसे कि रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि होना। बैंक ऋण के बारे में जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक का बैंक ऋण देने का प्रावधान किया गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और वस्तुओं के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में रियायत दर ऋण प्रदान करना है। सुभेद्यता में कमी हेतु फंड, जैसे कि इस प्रकार की रिवॉल्विंग फंड है जो कि एक तरीके से ग्राम संगठनों को दिया जाता है, जिसमें 1,50,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये जो फंड है एक तरीके से कॉर्पस फंड है जिसमें इस परिवार समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली खाता सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने और प्राकृतिक आपदा आदि से निपटने के लिए किया जाता है। महिला उद्यम प्रोत्साहन फंड के अंतर्गत जैसे कि व्यक्तिगत उद्यमों में ऋण गारंटी सहायता, समय पर भुगतान ब्याज में छूट, सामूहिक उद्यमों और किसान उत्पादक संगठनों के अंतर्गत आता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप का महत्व, जैसे कि लखपति दीदी उद्देश्य में बदलाव किया गया है कि सामाजिक और वित्तीय समावेशन के माध्यम से मात्र मानने से घटकर उन्हें उद्यमशील उपक्रमों के रूप में आगे बढ़ाने और उच्च आय वर्ग की बढ़ने से लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महिलाओं की सौदेबाजी में शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास को बढ़ाना, ऋण से गुणवत्ता में सुधार करना, सार्वजनिक सेवा वितरण पर पहुंच में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक गतिशीलता होना, दबाव समूह का निर्माण और राजनीतिक भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। डीएवाई एनआरएलएम के तहत किए गए अन्य हस्तक्षेप, महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो लखपति दीदी योजना में सहायक होंगे उसके बारे में कि संस्था को मजबूत बनाना, कि क्लस्टर स्तरीय संघों को मजबूत बनाना, उत्पादक समूह पीजी पीईई पेएफ पूंजीकरण और बैंक लिंकेज, जैसे कि रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश कोष, बैंक लिंकेज, महिला उद्यम त्वरण निधि और ब्याज छूट है। कृषि आजीविका में जैसे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक, पशुधन और गैर काष्ठ वन उत्पाद कार्यों में सहयोग, उप क्षेत्रक में सहयोग, एकीकृत कृषि क्लस्टर, गैर कृषि आजीविका में जैसे कि स्टार्टअप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम, वन स्टॉप फैसिलिटी, सूक्ष्म उद्यम विकास, उत्पाद और सेवा क्लस्टर को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर इसके अंतर्गत आता है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के समक्ष चुनौतियां आती है, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, कि पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत बाधाएं, जागरूकता और साक्षरता की कमी आदि महिलाओं के नेतृत्व में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी एवं विकास को सीमित करती है। डिजिटल सशक्तिकरण का अभाव देखने को मिलता है, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और कौशल का अभाव, क्षेत्रीय क्षमताएं, जागरूकता की कमी देखने को मिलती है।
आगे की राय में देखा जाए तो प्रशिक्षण और कौशल इसमें प्रदान करना, प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय फोकस को बढ़ावा देना, निगरानी, मूल्यांकन, सीखने पर बल देना और हितधारकों के साथ समन्वय इसके अंतर्गत आते हैं। अब आती है संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें पहला आता है कि समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव, जिसमें उपराष्ट्रपति समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करने पर बल देते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक भेदभाव जैसे कि जेंडर अनुकूल अवसंरचना का अभाव आदि का उन्मूलन हो गया और इस भेदभाव में अब सूक्ष्म रूप से धारण कर लिया। सूक्ष्म स्तर पर लैंगिक भेदभाव किस दृष्टिकोण और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट होता है, जिसमें पहली नजर में जेंडर अनुकूल लग सकते हैं, परंतु वास्तव में वे जेंडर आधारित पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत बनाने और असमानता बनाए रखने में योगदान देते हैं। लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदम जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जिसे महिला पुरुष के बीच में मौजूद वेतन को अंतर को कम करने के लिए लागू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ शिक्षित करना, कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम में महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करना, मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं के बचाव, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला योजना है। लैंगिक भेदभाव के लिए सूक्ष्म रूप जैसे कि रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाली प्रशंसा, भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन, सूक्ष्म स्तर पर अपनापन, ऑफिस कार्य और घरेलू जीवन के बीच संतुलन में जुड़ी मान्यता है। लैंगिक भेदभाव के रूप में सूक्ष्म समाधानों के तरीके जैसे कि जेंडर उजागर किए बिना उम्मीदवार का मूल्यांकन करना, समावेशिता की संस्कृति बनाना, कार्यस्थल पर रूढ़िवादी लैंगिक पूर्वाग्रह पर नजर रखना और पुरुषवादी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता होना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आती है एनपीएस वात्सल्य के बारे में। ये हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना शुरू की गई है। यह नाबालिगों के लिए एक पेंशन योजना है। एनपीएस वात्सल्य योजना, जिसकी पात्रता सभी नाबालिग नागरिक 18 वर्ष से कम आयु के रहेगी, जिसमें वैक्स होने पर योजना को आसानी से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया गया। विनिमय और प्रशासन में पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य दीर्घकालीन वित्तीय योजना सुरक्षा को बढ़ावा देने, बचत की आदत विकसित करने और वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइबर का योगदान देखें तो इसमें न्यूनतम 1000 रुपए प्रति वर्ष है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। पीएफआरडीए सब्सक्राइबर को सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण, इक्विटी जैसे विभिन्न निवेश के विकल्प उपलब्ध कराएगा, जो कि एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कि शिक्षा मंत्रालय ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया है। वैध शिक्षा साक्षरता का समर्थन करने के लिए साक्षरता और पूर्ण साक्षरता दोनों को परिभाषित करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4.6 में वैध शिक्षा और साक्षरता का समर्थन करने पर जोर दिया गया। साक्षरता यानी कि सतत विकास लक्ष्य के 4.6 के तहत एक सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है कि सभी युवा और वैक्स 2030 तक साक्षरता और संख्यात्मक गणना कौशल प्राप्त करें, जिसमें पढ़ने लिखने गणना के लिए क्षमता साक्षरता कहलाती है। साक्षरता की जो डेफिनेशन है कि वह है कि समझते हुए पढ़ने लिखने की गणना क्षमता साक्षरता कहलाती है, जिसमें पहचान, समझ, व्याख्या, सृजन करने की क्षमता के साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे डिजिटल वित्तीय साक्षरता भी इसमें शामिल है। एनआईएलपी के 5 घटक जैसे कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल जिसमें वित्तीय साक्षरता, पर्यावरणीय साक्षरता आदि से बुनियादी शिक्षा जैसे कि प्रारंभिक कक्षा 3 से 5, मध्य 6 से 8, माध्यमिक चरण 9 से 12 है। व्यावसायिक कौशल सतत शिक्षा में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि में समग्र व्यक्ति शिक्षा पाठ्यक्रमों को शामिल करना है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में देखा जाए तो यह कार्यक्रम जो है इसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल लाइफ लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2022-27 में 5 वर्ष है। इसका उद्देश्य देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के सभी गैर साक्षरों को लक्षित करना है। महिलाओं और साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को अधिक ध्यान देना है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-27 में 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम का उपयोग किया गया है। इस अभियान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का सहयोग किया गया। यह योजना जो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों, शिक्षण शिक्षा संस्थानों के स्वयंसेवी शिक्षकों, छात्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 15 वर्ष से उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों की कुल आबादी 25.76 करोड़ रही है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज की हमारी श्रृंखला का ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कंप्लीट किया जाएगा। तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।